वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अदनान बशीर और मैं आपको आज के इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो बड़ी माजरत, क्योंकि एक टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो हमें बार बार जो है वो ऑफ़लाइन जाना पड़ रहा है। पर्पज़ यही है कि एट द एंड आप लोगों को आवाज़ की क्लैरिटी आ जाए और ये जो हमारे इंटरव्यू का मकसद है वो पूरा हो जाए। हमारी आज की मेहमान डॉक्टर उशना हैं। कामयाबी हासिल करते हुए IRS में शमूलियत अख्तियार की है। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे आज के डॉक्टर उशना साहब मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यही है कि एक मेडिकल बैकग्राउंड से आपके लिए तो CSS करना बड़ा आसान था, दूसरे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल समझा जाता है। क्या ये जो मिसकंसेप्शन है ये सही है या गलत है? ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस बड़े आराम से दे लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वेयर एवर दे आर, इन विच एवर फील्ड दे आर, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, सोशल साइंसेज हो, कुछ भी हो, वो कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी अपनी मेहनत है। प्लीज यूज हैंड फ्री पॉसिबल। लेट मी जस्ट, हाँ, वन सेकेंड प्लीज। जी, एम आई ऑडिबल? अब डिस्टॉर्शन खत्म हुई है जी? कैन यू प्लीज टेल मी अब डिस्टॉर्शन है? जी, एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है? अब जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कैन यू प्लीज टेल मी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंटरनेट। वो ट्राइंग कि हम लोग पोजीशंस भी स्विच करें। जी, कैन यू प्लीज टेल मी मेरी आवाज जो है क्लियर है या नहीं? अच्छा, मेरी डिस्टॉर्शन नहीं है मेरी तरफ से। चलें जी, ठीक है। अब हम फिर दोबारा लेते हैं मैडम को हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? यस, आई कैन हियर यू क्लियरली। आपको आवाज ठीक आ रही है सबको? परफेक्ट। माय वॉइस इज क्लियर? डॉक्टर उष्णा की आवाज क्लियर आ रही है आपको? व्हेन शी जॉइंस इट गेट्स डिस्टॉर्टेड। ओके, अच्छा, चलिए ठीक है जी। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिलेटेड टू ऐसे है। अगर आपने डॉक्टर उष्णा देखा हो, हमारा कुछ दिन पहले हमने जो है डिटेल्ड इसके ऊपर शो किया। उसका पर्पस ये था कि जो मिथ्स एंड जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग CSS रिजल्ट वो दूर की जा सके। उसमें हमने जो एक एवरेज स्कोर था हमारा वो अराउंड 41-42 था। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, यू स्कोर 48, जो कि बड़ा अच्छा स्कोर है। तो क्या आपको ऐसे याद है कि आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था? अगर याद है तो काइंडली वो एलेबोरेट करें, या कुछ जितने चंक्स में याद है ताकि गाइडलाइन जो है वो कैंडिडेट्स को मिल सके। I attempted the topic that was related to education, which was classrooms guide the future of the nation. And एक तो मुझे personally ये मुझे topic बहुत पसंद है because it's related to education. मैंने इस पे एक्सटेंसिवली एक तो रिसर्च की थी। मिलिया लोधी की किताब में इनका एक बहुत अच्छा टॉपिक है रिलेटेड टू एजुकेशन, एंड उससे मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स भी मिले हुए थे। साथ ही साथ मैंने कोटेशंस भी इस तरह ऐड किए थे काफ़ी आगे पीछे से, जो मैंने इकोनॉमिस्ट पे आर्टिकल पढ़े थे और उस किताब से भी। अच्छा, तो सॉरी टू इंटरप्ट। इसमें एक चीज मुझे बताएं, जब आप ऐसे की तैयारी कर रही होती थी, जब आप लाइक व्हेन यू आर इन योर प्रिपरेशन फेज, तो क्या बड़ी एक्सटेंसिव आप पहले जो है वो उसकी रीडिंग करती थी किसी भी ऐसे के ऊपर लिखने के लिए, उसके बाद जाके वो लिखती थी, या ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसे की बेसिक टेक्निक पता थी और इसी बेसिक टेक्निक के ऊपर आप जो है कोई भी ऐसे लिख लेती थी?
नहीं, इन द बिगिनिंग व्हेन आई टुक माय फर्स्ट लेक्चर एट वर्ल्ड टाइम्स, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा था, मुझे अभी तक याद है, कि आप ऐसा करें, एक टॉपिक कोई रैंडम सिलेक्ट करें और बस आप लिखना शुरू कर दें। सो जो सबसे पहला मैंने ऐसे लिखा था वो एक रैंडमली विदाउट एनी रीडिंग मैंने लिखा था, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा इसलिए था कि मुझे सेल्फ असेसमेंट मिल गई थी कि मुझे अगर ऐसे ही कहा जाए किसी टॉपिक पे लिखने का तो मुझे कितनी नॉलेज है उसके बारे में। तो इस तरह मुझे एक वो पॉजिटिव फीडबैक अपना मिला कि मुझे कितनी तैयारी की जरूरत है। तो आई थिंक पहला जो, अगर आप कोई ऐसे एक दो लिखे वो बगैर तैयारी के लिखना शुरू कर दें, उसके बाद जो मेन टॉपिक्स है उस पे अलग-अलग तैयारी करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मतलब जो बगैर तैयारी के आप लिखते हो वहां पे आप अपनी लैंग्वेज जो है उसकी असेसमेंट बिल्कुल, करवा लेते हो, बिल्कुल उसके ऐसे ही है, बाद। क्योंकि कभी टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू होते हैं, और अगर आपको उस वक्त कोई ऐसा टॉपिक ना मिले जिसमें आपने पहले कोई रिसर्च की हो या कोई आपने पढ़ा उसके बारे में, तो यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग ऑन योर ओन। अच्छा, यूजुअली होता है कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं तो जब हमारे पास एसेस का पूरा जो क्वेश्चन आता है, ऐसे का पेपर आता है, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा ऐसे करें, क्योंकि उस राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो है वो आपको या तो ऑफिसर बना सकता है या फिर उस दौड़ से बाहर कर सकता है। तो क्या ऐसी कंफ्यूजन थी एग्जामिनेशन हॉल में जब चूज कर रही थी? दो आते थे, तीन आते थे, चार आते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी आप? मेरे जिस तरह मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि आपने टॉपिक सिलेक्ट करते हुए सबसे ज्यादा टाइम देना है, तो आई टुक अ गुड, मेरा ख्याल से 30-40 मिनट्स जस्ट डिसाइडिंग द टॉपिक। इट्स नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बट क्योंकि मुझे पता है मेरी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है वंस आई स्टार्ट राइटिंग, तो अगर आप की राइटिंग स्पीड ठीक है तो आप पहले तो आराम से टॉपिक सिलेक्ट करें, बिकॉज उसके बाद चेंज करना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 2 पेजेस लिखते हैं और फिर चेंज कर देते हैं, ऐसे मत करें। एक तो वो एग्जामिनर पे भी एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आप वो शीटों पे ऑलरेडी काटा मार चुके होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप स्पेंड अ गुड टाइम ऑन योर डिसीजन मेकिंग कि आपने कौन सा टॉपिक वो इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप आगे लिखना शुरू करें। तो आई टुक माई टाइम सिलेक्टिंग माई टॉपिक, एंड आई थिंक दैट इज अ मेक और ब्रेक पॉइंट। ऑलराइट, तो ऐसे जब आप लिख रही थी तो कोई माइंड में था क्या, लाइक 20 पेजेस लिखने हैं, 22 पेजेस लिखेंगी तो पासिंग मार्क्स आएंगे, या फिर कोई ऐसी जहन में था कि नहीं, जितना आता है क्वालिटी का हो, थोड़ा सा कंपोज करके जो एक ऐसे का स्टैंडर्ड पैटर्न है उस पर खर्चो तो खर्चे? आई मीन क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी पे आपका बिलीव क्या है? क्वालिटी तो डेफिनेटली ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ये भी है कि आपके पास उतना मवाद होना जरूरी है। ये नहीं कि आप क्वालिटी के सिर्फ 2 पेजेस लिखें और बस फिर आगे आप बस रैंडम लिखते जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपके पास क्वालिटी ऑब्वियसली जरूरी है, बट टू दी एंड। अगर आपको लगता है कि आप 20 पेजेस क्वालिटी के नहीं भर सकते, सिर्फ 2, तो फिर यू हैव टू काइंड ऑफ एडजस्ट अकॉर्डिंगली। आपने बेशक आप 20 पेजेस ना लिखें, आप 15 लिख लें, लेकिन वो 15 पेजेस के अंदर कहीं ना कहीं हर पेज में कोई एक कोटेशन रख लें, या 2 पेजेस के बाद कोई एक अच्छी कोटेशन। आपका एक फ्लो अच्छा आना चाहिए, कि ये नहीं कि शुरू के 2 पेजेस तो बहुत अच्छे लिखे हुए थे लेकिन एंड में आपने जो है कंक्लूजन पे जो है ना जाया कर दिया अपना ऐसे। अच्छा, एक बीच में क्वेश्चन पूछा गया कमेंट में कि चूंकि एक स्टैंडर्ड जो है एफपीएससी की तरफ से हमें गिवन होता है कि 2500 to 3000 वर्ड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये एक वर्ड लिमिट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वो जो वर्ड काउंट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं? यूजुअली एक रफ आइडिया होता है या कुछ 10-15 मिनट लगा के आप जो है एक वर्ड काउंट करके आपने ऐसे की काउंटिंग जो है पूरी करते इट्स आई थिंक ये जो हमारे एस्टीम टीचर्स हैं जो इतने अरसे से एसेस चेक करते हैं, उनको आइडिया हो जाता है। एक आपकी ऑब्वियसली राइटिंग का हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है, कुछ छोटा छोटा लिखते हैं, कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो पेज काउंट आप ना वो करें। इन योर हेड जस्ट नो कि एक लाइन में आप अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ड्स लिखते होते हैं। इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, ये नहीं होता कि वो एक एक वर्ड तो ऑब्वियसली कोई काउंट नहीं करेगा, आई एम श्योर। एक जनरल टीचर्स को हमारी आइडिया हो जाता है कि इसमें कितने वर्ड्स होंगे। अच्छा, एक एक और बड़ा जरूरी, बड़ी अहमियत का हामिल क्वेश्चन है कि क्या जब आप लिख रहे होते हो तो उसमें जो है एक फ्लॉवरी लैंग्वेज आ जाती है, एक बड़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश जो है वो आपको यूज करना पड़ती है। तो क्या आपका बैकग्राउंड जो है वो कंपेटेबल था उस फ्लॉवरी लैंग्वेज के, या फिर आपने जो है बेसिक और सिंपल इंग्लिश लिख के जो है ऐसे पास किया? I remember my teacher used to say when I was in O levels कि do not use vocabulary that you cannot end तक आप उसको नहीं लेके जा सकते. You should gem stud your words. That's what she used to say. So use those words very you put thought into using those nice vocabulary words. ये ना करें कि पहले सेंटेंस में तो आपने पता नहीं भर दिया वो बड़े बड़े लफ्ज के साथ और उसके बाद एंड तक आप उसको नहीं कंटिन्यू रख सके. यूज सिंपल गुड
इंग्लिश दैट हैज अ फ्लो इन इट। ये नहीं लगे कि आपने मुश्किल डिक्शनरी के एक एक लफ्ज उठा के अंदर डाले हुए, इस तरह नहीं, एक फ्लो बना होना चाहिए। तो वो वोकैबुलरी के बहुत बड़े वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ रेलेवेंस होनी चाहिए टॉपिक के साथ। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऐसे सेक्शन, थीसिस स्टेटमेंट जो है आपने लिखी थी, लिखते हैं या लिखनी चाहिए, क्या टेक है आपकी? दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ये कुछ लोग नहीं भी लिखते, कुछ लोग लिखते हैं। तो अगर आपने लिखनी है तो फिर बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, अगर नहीं लिखनी तो just leave it all together. I think I did write it. Honestly, अगर मैं आपको honestly बताऊं तो I think now I've completely forgotten if I did or not. But I think I did. I totally forgot कि मैंने लिखी थी कि नहीं लिखी थी. But my teachers, especially Madam फाखरा ने मुझे इतनी practice करवाई थी लिखने की कि वो गलत कर 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 करके मैंने सीखी थी. तो I think I did. I think yes I did write it. तो make sure. जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट जी, मुझे अच्छी तरह याद है आप सुपर सेक्शन में जो है आपकी काफी ज्यादा जो ग्रिलिंग इसी चीज पे होती थी, जो है ऐसे के पेपर्स और उनकी फिर जो है चेकिंग, बड़ा एक रिक्वेस्ट प्रोसेस था, सारे प्रोसेस से आप बिल्कुल। जी जी, मैं कह रहा हूँ सुपर सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? अच्छा, सुपर सेक्शन का मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें ये था कि एक तो आपको मेंटोरिंग मिलती है उस तरह 1-on-1। तो मेरे दोनों टीचर्स सर सरमद और मैडम फाखरा माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे टीचर्स थे। और अभी तक मैं तो मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। दे आर वेरी गुड टीचर्स। उन्होंने जो सर सरमद बुक्स स्पेशली, उन्होंने सिर्फ एक ऑथर का नाम लिया था एक दफा क्लास में, और आई रिमेम्बर कि उस वक्त मुझे काफी नींद आ रही थी क्लास में, लेकिन उन्होंने एक ऑथर का नाम लिया स्टीवन पिंकर, और मुझे सिर्फ वो क्लिक कर दिया कि ये ऑथर मजे का लग रहा है, डिस्क्रिप्शन अच्छी उन्होंने दी थी। तो फौरन जाके मैंने उस ऑथर को सर्च किया और उसकी जो लेटेस्ट किताब थी मैंने ले ली, और उस किताब के अंदर से मैंने इतनी कोटेशंस हर जगह हर पेपर में यूज किए हैं। तो ये देखिए, आपकी टीचर की कोई एक बात आपको क्लिक कर जाती है तो कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। कोई एक बात भी जो है वो आपको पास करवा सकती है अगर आप अटेंटिवली सुने। अटेंटिवली सुनना क्लास में बहुत जरूरी है, बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन कि आप चूंकि मेडिकल एक नॉन सोशल साइंसेज बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक था, तो फिर जो सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं वो तो प्योर सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं। फॉर इंस्टेंस अगर जिस तरह के ऑप्शनल्स पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपने क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट किया, सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, यूएसए हिस्ट्री ऑप्ट किया, तो जब आपका एमबीबीएस का बैकग्राउंड है, ये इसी तरह जो दूसरे लोग होते हैं जो कि इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये सारी चीजें जो है इनको टैकल करना, ना सिर्फ टैकल करना, पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजों को ग्रास्प करना और फिर पेपर पे उतारना। आपके लिए ये जो शिफ्ट थी, ये जो ट्रांजिशन थी, ये इजी थी या मुश्किल थी? आई थिंक अगर आपको एक थर्स्ट फॉर नॉलेज हो और आपको इंटरेस्ट हो जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा। फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये ऐसे सारे सब्जेक्ट्स थे जो मैंने पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया तो मुझे इतना मज़ा आया कि आई कुड लिंक देम विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक सोशियोलॉजी को सोसाइटी से, इट गिव्स यू सच एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। एंड क्रिमिनोलॉजी को आई यूज्ड टू वॉच दीज सॉर्ट्स ऑफ क्राइम शोज अ लॉट, तो वो मैं अब हर थियरी को वो अप्लाई कर सक रही थी कि ये इधर यूज हो रही है, इधर यूज हो रही है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में तो आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। तो अगर आपकी थर्स्ट फॉर नॉलेज है तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, यू विल फील लाइक इट्स अ ब्रीज। तो जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो सबसे पहले क्या वो जो एक कुछ सेट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सेट स्टैंडर्ड बुक्स हैं, क्या वो जनरल रीडिंग की थी या नहीं की थी, या फिर डायरेक्टली जो है अपनी कोर्स बुक्स पे आ गई थी? अगर की थी तो वो कौन सी बुक्स थी जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो आपको बड़ी हेल्पफुल थी? मैंने शुरू में आई रिमेम्बर पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत लंबा गैप के बाद मैं पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स तो खैर मैंने बिल्कुल उस तरह टच अप ऑन नहीं की हुई थी। तो जब मैं वर्ल्ड टाइम्स पहली दफा आई थी, आई रिमेम्बर बहुत बारिश हो रही थी और मैंने शमशाद अहमद की किताब खोली हुई थी अपनी गाड़ी में, और मैं वो पढ़ती हुई आई थी कि ये क्या है। तो वो मैं पढ़ती हुई आ रही थी, तो वो तभी मुझे थोड़ा थोड़ा हुआ कि अच्छा, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो डेवलप होती है ना वो वहीं से होती है, जो ये रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जो हर एक को पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप अपना नॉलेज टॉप अप करें। जो एक बेसिक किताब है वो आपको पढ़नी बहुत जरूरी है पहले, ताकि आपकी एक फाउंडेशन बन जाए। जब फाउंडेशन बन जाएगी देन आप अपनी इमारत खड़ी कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, तो याद है बुक्स आपको जो जनरल रीडिंग के लिए जो आपके लिए बड़ी जो है फायदेमंद रही थी?
कुछ एक दो बुक्स जो कि एक एस्पायरेंट्स अभी जो शुरू करना चाह रहे हैं वो पढ़ लें? जो आप जनरल रीडिंग अदर देन सब्जेक्ट बुक्स आप कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, जो बल्कि मैंने सामने ही रखी हुई है कि मुझे था कि शेयर करूं। मैंने उस वक्त जो मैं किताबें कुछ पढ़ी थी, तो ये वाली है 100 आइडियाज दैट चेंज द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी किताब है। इट्स वेरी फन बुक टू रीड, तो ये आई रिकमेंड दिस। एक मैंने ये आजकल शुरू की हुई है, वैसे मैंने तब खरीद ली थी लेकिन मैंने पूरी पढ़ी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी किताब है, दी एनार्की। ये वो किताब है जिसके बारे में मुझे सब पूछते हैं। स्टीवन पिंकर की किताब है एनलाइटनमेंट नाउ, तो ये बहुत अच्छी किताब है ये। कमेंट्स में ही पूछा जा रहा था बुक का जो है ना, ऑथर का ये नाम बता दिया, बुक का नाम भी बता दिया, आपने दिखा दिया इनफैक्ट। बस यही वाली किताब है। और जो मैं इंटरव्यू के दौरान पढ़ी थी वो ये थी किताब। ये बहुत मजे की किताब है, 21 लेसन फ्रॉम द 21st सेंचुरी। ये बहुत अच्छी। एक और किताब जो मिसिंग है, जो मेरे सिबलिंग्स आजकल पढ़े, फैक्टफुलनेस बाय हांस रोजलिंग। वेरी वेरी गुड बुक, तो वो भी आई रिकमेंड कि वो जरूर पढ़ें। जो भी अपडेटेड किताबें आ रही है ना, वो आप फॉलो किया करें। रीडिंग्स और लिबर्टी बुक्स पे आराम से मिल जाती हैं, वहां से ले लिया करें और पढ़ लें। चलें, ये तो आपने बड़ा अच्छा कर दिया, इनफैक्ट आपने दिखा भी दी है बुक्स। इनको इजी भी हो जाएगा, ऑथर का नेम और बुक कवर से जो है वो बुक्स खरीद लेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आपके जो है 66 मार्क्स हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। इसमें एक बड़ा पोर्शन जो है, चलो हम मान लेते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो एमबीबीएस था, तो आपने बायोलॉजी को कवर कर लिया। जो एक मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है 40 मार्क्स का, उसमें कैंडिडेट्स को बड़ा मसला दरपेश होता है। आपने वो मसला जो है, मसाइल का क्या आपको भी वो दरपेश आए? अगर आए तो फिर उसको ओवरकम कैसे किया आपने? आई थिंक वही बात, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको हमारे वर्ल्ड टाइम्स पे टीचर जो थे सर असद अजीज, वो हमें वर्कशीट्स दिया करते थे कि आपने फिल करके लानी है, आपने करके लानी है। रोज रोज का होमवर्क होता था। मैथ्स आप जब तक इस तरह रोज रोज नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आपका वो फ्लो नहीं बनेगा। तो आपने कोई एक वर्कशीट या कोई भी एक चीज, आप जब भी अगर एकेडमी नहीं भी जा रहे, तो आप ऑनलाइन देख के कोई भी मैथ प्रॉब्लम्स जो आपको पता है जो आती हैं, जिस टाइप की आती हैं, आप रोज रोज एक आध प्रैक्टिस कर लें अपने बाकी स्केड्यूल के साथ, तो आपका एक फ्लो बन जाएगा। बिकॉज टाइम इज ऑल्सो ऑफ द एसेंस, तो आपने जल्दी जल्दी वो वाली चीजें करनी है। जी जी। अच्छा, आपको कुछ वेबसाइट याद होंगी जहाँ पे आपने जो ऑनलाइन अपने जो सॉल्यूशंस देखे थे, आंसर्स? क्योंकि यूजुअली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं जिस टाइप के होते हैं, उसमें एबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एक जो है वो आपके माइंड ट्रिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोई ऐसी वेबसाइट जो आपने की और बाकी लोगों के लिए मुफीद हो? वेबसाइट्स आई डिड नॉट, मैंने वेबसाइट्स को नहीं किया इतना ज्यादा फॉलो फॉर मैथ्स स्पेशली। मैंने बस सरासत की वर्कशीट्स जो थी और जो वर्कबुक एक थी, उसको मैंने फिल किया था कम्प्लीटली। ऑल राइट। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए उसना कोई मैगजीन्स जो आपने पढ़े थे, कोई मैगजीन्स या फिर न्यूज पेपर जो आप डेली कंसल्ट करती थी? और क्या आप रीराइट करती थी आर्टिकल्स को, वहां से नोट्स एक्सट्रैक्ट करती थी? क्योंकि सेट पैटर्न, सेट बुक्स जो है करंट अफेयर्स की, वो अवेलेबल नहीं होती एक्सेप्ट फ्रॉम द बिल्कुल हिस्ट्री पार्ट। तो इसकी बिल्कुल। स्ट्रेटेजी क्या थी और कौन सी बुक्स थी या मैगजीन थे जो आपने यूटिलाइज किए थे? एक तो वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन था, जिसमें ऑब्वियसली हमेशा रेलेवेंट टॉपिक्स टच किए जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। मंथली वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ लें तो आपको वो मेजर जो रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। उसके अलावा जो आपको डॉन न्यूज़ में ओपिनियन पेज होता है, उसमें ऑफन वही वाले रेलेवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो रिपीट हो रहे होते हैं और बहुत अच्छा एनालिसिस दिया होता है। तो समटाइम्स आई जस्ट यूज टू कट देम आउट एंड पेस्ट देम इन माई रजिस्टर, या समटाइम्स आई यूज टू जस्ट अंडरलाइन देम, और जो उसके एक्सट्रैक्ट्स होते थे, जो स्टेटिस्टिक्स होते थे, वो मैं अपने रजिस्टर में लिख लिया करती थी। बिकॉज यू कैन नॉट ऑब्वियसली रिमेंबर देम ऑल एट द एंड। रिविजन बहुत जरूरी होता है, तो वो स्टैट्स सारे आप निकाल निकाल के अपने एक रजिस्टर में भरते जाएं, तो वो ईजी हो जाता है। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन है कि आप स्टैट्स जिस तरह निकालते थे, फिर आप जो है अपने नोट्स बनाते थे, तो नोट्स मेकिंग जो है बड़ा एक की इसमें जो है वो कंपोनेंट होता है। तो क्या आपने नोट्स बनाए थे? अगर बनाए थे तो उनको किस तरह करती थी? आज लाइक आप बुक से पढ़ती थी और उस बुक का जो एक्सट्रैक्ट है उसको अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लेती थी, या कुछ और भी सोर्सेज यूज करती थी? वो सोर्सेज भी बता दें और साथ में किस तरह नोट्स शॉर्ट लेंथी होते थे, शॉर्ट होते थे, ये भी बता दें। नोट्स इस तरह मैं पॉइंट वाइज बनाया करती थी। जो क्लासरूम के वो जो नोट्स होते थे, फॉर एग्जांपल जो क्लास में पढ़ाया गया उसका एक अलहदा रजिस्टर होता था, मेरा अपना अलहदा रजिस्टर होता था। तो वो मैंने, और एक न्यूज़पेपर का अलहदा रजिस्टर होता था, तो रजिस्टर्स मैंने इकट्ठे किए हुए थे विद अच्छा, सॉरी टैग्स। टू इंटरप्ट तो यू। आप बार बार जो है क्लासरूम्स और एकेडमी का नाम ले रही हैं, मुझे पूछना पड़ रहा है कि क्या ये फायदेमंद होती हैं एकेडमीज जाना? क्या ये यूजफुल होता है एकेडमी का स्टे? आपके नजदीक क्या राय है आप?
देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे जिस तरह, अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं, जिस तरह मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम, नो गाइडलाइन नथिंग, तो उसके लिए एकेडमी जरूरी है। एंड आई थिंक एकेडमी प्रोवाइड्स यू विद सो मेनी ब्रिलियंट टीचर्स, एंड एक माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होती है, वो अगर आपको ना मिले तो आजकल अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द पेंडेमिक, एक ऑब्वियसली हम वो फिजिकली वहां पे नहीं हो सकते, बट this environment really inculcates something within you. When you see so many people studying around you, it has a psychological impact, and वो बहुत जरूरी है। साथ साथ आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं वो बहुत जरूरी है, वो आप घर पे नहीं कर सकते, तो ये इस वजह से एकेडमी जरूरी हो जाती है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, स्टेप्स क्या थे आपके, अगर हम इसको कंटेक्चुअलाइज करना चाहें तो आपके क्या, लाइक कितने मंथ्स में आपने प्रिपरेशन की है, उसमें आपने पहले क्या किया, मिड में क्या किया, एंड पे क्या किया? ऑब्वियसली एग्जाम्स देने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, तो आपकी ये पूरी जो जर्नी थी, इसके स्टेप्स क्या थे, अगर आप शॉर्टली ये बता दें। शुरू में तो सिंस आई हैड ऑब्वियसली नो आइडिया ऑफ कि किस तरह ये होगा, किस तरह चलेगा, एक वो सारा आपका फैला होता है नॉलेज और आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो शुरू में आई जस्ट फोकस्ड ऑन सिलेक्टिंग माई ऑप्शनल्स। कुछ लोग बिल्कुल 2 महीने पहले भी अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे होते हैं, विच इज रॉन्ग। आप शुरू से एक टारगेटेड अप्रोच रखें, पहले ऑप्शनल चूज करें, अपने सब्जेक्ट्स पूरे आपके जब रेडी हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करें। उसके बाद आपने रोज एक आपने टाइम स्लॉट बनाना है कि मैंने इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। सो आई यूज टू स्टडी फ्रॉम सुबह 8 बजे। वैसे आई वेक अप वेरी अर्ली, तो आई स्टार्ट अर्ली, एंड उससे आपका माइंड भी फ्रेश होता है। एंड फिर आप रात जितने मर्जी बजे तक, वो हर एक की अपनी एक होता है स्टैमिना, अगर आप इतना इतना ज्यादा नहीं भी पढ़ सकते बट आप क्वालिटी पढ़ते हैं तो वो भी ठीक है। तो मेरे ख्याल बस से आप तो हमें आदत होती है थोड़ी सी ड्यूटीज पे जागने की, तो वो भी हमारा थोड़ा सा रिजिलियंस थोड़ी सी ज्यादा होती है। अदरवाइज आई थिंक मेहनत हर कोई कर सकता है। तो स्केड्यूल मैंने इस तरह का बनाया हुआ था कि आई जस्ट यूज टू टेक आउट टाइम फॉर माई स्नैक्स, माई ईटिंग एंड माई वर्कआउट्स, एंड बस बीच में आपने स्केड्यूल बना लेना है कि इस स्लॉट में ये सब्जेक्ट, इस स्लॉट में ये सब्जेक्ट, तो अच्छा चले जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको जो है बीच में, जैसे आप बता रही हैं कि कोई लेयर एक्टिविटीज या ऐसा कुछ, तो मेरे ख्याल से नहीं, नहीं करना जरूरी चाहिए है, आप। जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेजर एक्टिविटीज एक आध दिन आप निकालें, 2 दिन निकालें, मिलें अपने दोस्तों से। आजकल अनफॉर्चुनेटली लेजर एक्टिविटीज थोड़ी कम हुई हुई हैं, बट आप जो भी मूवीज देखते हैं, लेट मी टेल यू, मूवीज हैव प्लेड अ लॉट इन माय प्रिपरेशन एज वेल। कुछ ऐसी मूवीज भी रिकमेंड कर दें, क्योंकि यूजुअली होता है एस्पिरेंट्स, जब आप व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, तो होता ये है कि जो जो आपने किया होता है उन्हीं फुटस्टेप पे आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी, क्योंकि बिल्कुल। ये पूरी जर्नी जो है इन इट सेल्फ बड़ी एक जो है ना, ये आपको जो है आपको बड़ा डिप्रेस भी कर देती है, बड़ी ड्राई सी जर्नी है। तो आपने बिटवीन अपने आप को कैसे जो है एंटरटेन रखा, कौन सी मूवीज देखी, वो भी बता दें। मैंने बल्कि यूएस हिस्ट्री की मूवीज जो थी ना, वो सबसे थोड़ा सा मुश्किल था देखना, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ ऐसी मूवीज हैं जो बहुत ड्राई हैं। गॉन विद द विंड मैंने देखी, और एक क्या इब्राहिम लिंकन के ऊपर एक मूवी है, वो मैंने देखी। तो यूएस हिस्ट्री के लिए मैंने बहुत मूवीज देखी, बिकॉज आई एम मोस्टली अ विजुअल एंड ऑडियो लर्नर, तो आई लाइक टू वॉच वीडियोज। तो एक यूट्यूब पे क्रैश कोर्स सॉरी एक चैनल है, वो मैंने पूरा देखा, सोशियोलॉजी के लिए भी और यूएस हिस्ट्री के लिए भी। तो इट मेक्स योर तैयारी थोड़ी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह कुछ सीरियल्स थे, जैसे आई थिंक द गुड लाइफ उसका नाम था। इट वाज अ सीजन एंड आई फिनिश दैट, एंड उसकी थ्रू दैट आई लर्नड अबाउट अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स। तो वो बीच बीच में ना आई एक्सट्रैक्टेड दैट नॉलेज फॉर माई सेल्फ, कि जो भी आप सीरियल भी देख रहे हो, चाहे कॉमेडी भी है, चाहे एक्शन है, चाहे जो मर्जी है, उसके अंदर से एक आध कोई वोकैबुलरी का वर्ड निकाल लिया, कोई एक आध इसी तरह एक्सट्रैक्ट की आप इंफॉर्मेशन, तो इट आप बिकम्स ऐसे वेरी गुड। करती हैं क्या? आप अभी हाँ वैसे जी। बता रही हैं, नहीं, इन ऑनेस्टली रियलिटी। ऑल आई लव वॉचिंग मूवीज। आई थिंक कम ही ऐसी मूवीज है जो मैंने नहीं देखी हुई, तो आई कुड नॉट टेक दैट आउट ऑफ माई रूटीन। आई हैव टू वॉच अ गुड मूवी, सम गुड सीजन्स, एंड आई डू दैट प्राइमरीली टू गेट एक्सपोजर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, इस्लामियात उर्दू में अटेम्प्ट की थी या इंग्लिश में? इंग्लिश। और क्या हर क्वेश्चन में जो है सोर्सेज मेंशन किए थे, कुरान और हदीस के रेफरेंसेस दिए थे, या फिर वैसे एक जेनेरिक नेचर का आंसर लिखा था? नहीं, आपको रेफरेंसेस देना बहुत जरूरी है। मैंने बिल्कुल रेफरेंसेस भी दिए थे, अरबिक में भी लिखा था। तो ये भी हमारी टीचर की ही रिकमेंडेशंस थी कि सर तारिक गुल बहुत अच्छे टीचर है माशाल्लाह।
उन्होंने रेकमेंड किया था कि आपने ज़रूर अपने रेफरेंसेस देने, बिकॉज आपकी वो पूरी बात में वेटेज नहीं आएगी जब तक आप कुरान और सुन्ना का नहीं देंगे रेफरेंस। बिकॉज अदरवाइज तो आप बिल्कुल जनरलाइज कर सकते हैं हर चीज़ को, तो कुरान सुन्ना की आपने रेफरेंस ज़रूर देनी है। क्योंकि वो इस्लामियात का पेपर लगेगा ही नहीं अगर उसमें रेफरेंसेस नहीं होंगे। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। जी जी। अच्छा, और बेसिक सबसे क्वेश्चन ये है कि कंपल्सरीज तो आप इजीली एक सेट पैटर्न पे जो हैं आपके वो हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये 6 कंपल्सरी, ये 6 ही पूछे जाएंगे। ऑप्शनल्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे आके आपने डिसाइड करना होता है। तो कमिंग फ्रॉम अ नॉन सोशल साइंसेज बैकग्राउंड, कैसे डिसाइड किया ऑप्शन? आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड पहले काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था पंजाबी रख लें, उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए कि आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ बिल्कुल परफेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, जैसे मुझे पता है कि मैं शेर व शायरी ज़्यादा, मुझे इतनी लिखना जो है आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। इट्स फॉर एग्जांपल पंजाबी फॉर मी इट्स अ लवली सब्जेक्ट टू रीड एंड इट्स अ वेरी रिच subject to read, but I know I'm not very good with writing the entire poems. So if you know that there is something that is not compatible with you, तो आप वो मत करें। तो आप मैंने फिर पंजाबी नहीं रखी, सोशियोलॉजी रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नंबर आया, अच्छे नंबर आए उसके अंदर। तो आपने ऑप्शनल्स वो रखने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। पॉलिटिकल साइंस भी मैंने इसलिए लिखी बिकॉज रीडिंग अबाउट एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह, एंड इट वाज वेरी फन फॉर मी। तो ऑनेस्टली मैंने सिर्फ वो सब्जेक्ट चूज किए जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। इन्वायरमेंटल साइंस भी बल्कि इस दफा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा उसके अंदर, लेकिन आई रिमेम्बर कि आई हैड अ लॉट ऑफ फन अटेम्प्टिंग द इन्वायरमेंटल साइंस पेपर। तो इस तरह वो चूज करें जो स्कोर भी अच्छा कर रहा और आपको मजा आए पढ़ने में। मैं इसी में एक क्वेश्चन है जो कि बड़ी हॉट डिबेट है आजकल की, कि व्हाई इन पॉलिटिकल साइंस, व्हाई नॉट इंटरनेशनल रिलेशंस? अच्छा, बिकॉज मेरा सोशल साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आई थॉट कि मेरा एनालिसिस उस तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना प्रोबेबली सोशल साइंसेस का। और मेरी कुछ ऑब्वियसली 7 एस्पिरेंट्स थे जिनका आईआर का बैकग्राउंड था। तो आई न्यू कि आई कैन नॉट compete against people who have their entire degree in IR. तो if I can't do that, then I should take something that I'm good at, and that is political science में ऐसा होता है कि आपने बस सारा कुछ याद करना होता है as it is. And being a doctor, मुझे ये चीज़ तो बहुत अच्छी आती थी कि I can read something that is as it is. तो वो मुझे इसलिए पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी लगी, और क्योंकि उसमें कोई एज सच एनालिसिस नहीं था, तो इसलिए आई केप्ट दैट। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफर जो हैं जो कि बड़े ज्यादा है, क्या आपने सारे फिलोसफर्स किए थे और कौन से सोर्सेज यूज? I would be lying if I said I did all of them. I did leave out a few. जिस तरह कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं जिनकी एक आध चीज इंपॉर्टेंट है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म इज इम्पोर्टेंट। तो अगर वो सारा फिलोसफर करने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप सिर्फ जो है वो यूज करें और वही आप पढ़ें। आर टीचर अगेन, मैंने अपने टीचर के नोट्स पढ़े। जूड हरमन एक किताब है वो, और उसके बाद मजरुल हक की किताब वो भी मैंने पढ़ी। तो these are very good resources to use. अच्छा, ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि आप नोट्स को कंसल्ट करें, या कि फिर आपको जो है बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए? इन दोनों में अगर आपको एक ऑप्ट करना हो तो क्या चीज ज्यादा आपके नजदीक यूजफुल है? अगर इफ आई हैव टू ऑप्ट वन देन बुक्स, अदरवाइज दोनों जरूरी हैं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अगर अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको वो उस तरह याद नहीं रहेगा। देयर आर सम पीपल जो सिर्फ किताब पढ़ के याद कर लेते हैं, दैट्स अमेजिंग। तो अगर वो आप कर सकते हैं तो वो सही है, अगर आप नहीं कर सकते तो जरूर नोट्स बनाएं। यूएसए हिस्ट्री में यू स्कोर्ड 70, बड़ा अच्छा स्कोर है। इसमें तो फिर हिस्ट्री जो है उसको इन इटसेल्फ याद करना, ग्रैस्प करना विद सच बैकग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी क्या टेक्निक थी? क्या तैयारी बहुत अच्छी थी या पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो गया? I think it's a little bit of all factors. I did मैंने किताबें इसकी जो थी, एक तो वर्ल्ड टाइम्स की भी पढ़ी थी, उनके नोट्स भी पढ़े थे, साथ क्रैश कोर्स यूएस हिस्ट्री ऑन यूट्यूब, उनका पूरा एक सीरीज, उनकी पूरी सीरीज है वो मैंने बहुत देखी थी। आई थिंक आई वॉच्ड इट अबाउट 5-6 टाइम्स। राइट बिफोर माई पेपर भी मैंने वो पूरी सीरीज दोबारा देखी थी। तो वो आपका कांस्टेंट रिवीजन, और अगेन यूएस हिस्ट्री की मूवीज मैंने बहुत सारी देख ली हुई थी, रेलेवेंट जो सुबह सुबह आपको कोई बीबीसी पे खबर मिल रही है,
कोई आपको CNN पे खबर मिल रही है, इस तरह की सारी अगर आप अप टू डेट रहेंगे ऑन वो अमेरिकन जो भी टॉपिक्स हैं जो रेलिवेंट भी करंट अफेयर से भी आते रहते हैं, तो अगर आप वो साथ साथ सुनते रहेंगे तो US हिस्ट्री बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। अच्छा, ऐसा होता है CSS की तैयारी के दौरान कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो जब बिल्कुल। सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर रही थी तो क्या यही चीज जेहन में थी, तो फिर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस और यूएस हिस्ट्री उठा ली, या कोई और जो है वो आपके माइंड में चीज? ये चीज मैंने इन द स्टार्ट नहीं सोची। बाद में ऐसा हो गया कि ऑब्वियसली कुछ पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो थोड़े से पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हैं। ये बाद में ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज होता है कि काफी चीजें हर सब्जेक्ट के अंदर ओवरलैपिंग है। अगर ना भी हो रही हो तो इट्स ओके, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखनी है। अगर नहीं भी हो रही तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ कंडीशन। जी, पूछना वाई क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि यूजुअली मतलब एज एज एन अगर आप दूसरे सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स की बात करो तो लोग नॉर्मली ऑप्ट कर लेते हैं, तो कमिंग फ्रॉम सच बैकग्राउंड डायरेक्टली क्रिमिनोलॉजी जो है उसको ऑप्ट करना है, स्कोर 60 बड़ा अच्छा स्कोर है, तो किस तरह की है? एक तो सोर्सेज बताएं, दूसरा इसको ऑप्ट क्यों किया था? आई इनिशियली ऑप्टेड फॉर क्रिमिनोलॉजी। मैंने इसकी एक किताब शुरू में देखी थी, खोली थी, सिलेबस थोड़ा देखा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि अगेन बिकॉज मैंने इस तरह के सीरियल्स और ड्रामे बहुत देखे हुए थे जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती थी, एंड मुझे आई लग रहा एंजॉय है देम कि अ आपका लॉट। सारा CSS जो है ये इन्हीं चीजों के जो है ना ये इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इस तरह का था तो आपने वो सब्जेक्ट रख लिया, और मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। जो आपके नेचुरल लाइफ में इंटरेस्ट है, अगर उन्हीं को रेप्लिकेट करना है अपने सब्जेक्ट्स में, वो ना सिर्फ आपको यहाँ पे बल्कि जब आप कल को इंटरव्यू में डिस्कशन करेंगे तो वो जो है वो बड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो जी बिल्कुल डोंट। सही कह रहे हैं। बिकॉज इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट इन द इंटरव्यू देन देयर इज नो पॉइंट। आपको ऑल्सो क्रिमिनोलॉजी में फोरेंसिक साइंस एक एलिमेंट था जो अगेन मैंने MBBS में पढ़ा हुआ था, और उसका उसका एक रेलिवेंट सवाल भी आ गया था फोरेंसिक से रिलेटेड। तो वो सवाल अटेम्प्ट करने में भी मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि फोरेंसिक साइंस मैंने पहले पढ़ी हुई थी, तो वो अच्छा था। ऑलराइट, अच्छा, लास्ट ऑप्शनल जो आपने किया था वो सोशियोलॉजी था एंड यू स्कोर 17 है, तो सोशियोलॉजी के लिए कौन से सोर्सेज या बुक्स कंसल्ट की थी? अदर देन द जनरल सोर्सेज एंड मैडम फाखरा के नोट्स, उसके अलावा मैंने A लेवल कैम्ब्रिज की किताब है सोशियोलॉजी की, वो मैंने पढ़ी थी, एंड माय लिटिल सिस्टर एक्चुअली रेकमेंडेड दैट बुक टू मी। उस हर कॉलीग्स वर रीडिंग दैट फॉर देयर सोशियोलॉजी A levels, एंड शी सेड इट वाज अ वंडरफुल बुक फॉर दैट। एंड जैसे ही मैंने वो खोली तो आई रियली लाइक्ड इट। द लैंग्वेज एंड द इंटायर टॉपिक्स वर वेरी बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। तो अगर आपने एक और किताब पढ़नी है अदर देन दी जो रेकमेंडेड बुक्स होती हैं, कैम्ब्रिज की जो A level की सोशियोलॉजी की किताब है, वो जरूर उठा के पढ़ें। इसकी बड़ी डिबेट मैंने अक्सर कैंडिडेट से मैं ये चीज पूछता हूँ, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए AO लेवल की बुक्स वगैरह जो मैट्रिक की बुक्स हैं, FSC की बुक्स हैं, उनको कंसल्ट करते हैं। क्या ये अप्रोच ठीक है, करना चाहिए? क्योंकि CSS तो बड़े हाई लेवल का आपसे आंसर रिक्वायर्ड कर रहा होता है, उसमें तो बड़ी डेप्थ में एनालिसिस देना होता है, तो AO लेवल या मैट्रिक या FSC का जो एक बच्चा होता है उसके लिए तो इतना ज्यादा जो है मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते उस स्टेज पे। आई फील लाइक जब भी आपने कोई इमारत खड़ी करनी है तो एक फाउंडेशन जरूरी होती है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, अगर आपको बॉडी की एनाटॉमी नहीं पता होगी, तो फिजियोलॉजी की तरफ कैसे आएंगे? तो आपको एक बेसिक फाउंडेशन बहुत जरूरी है। आप वो चीज जब सीख लेते हैं देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द एनालिसिस। अच्छा, पूछना उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो आपका आ जाता है इंटरव्यू का जो है, क्योंकि इस दफा हमने देखा है इंटरव्यू में मार्क्स जो है वो लोगों के कम आए हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपका इंटरव्यू में? क्या आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते I think my interview was a breeze. मुझे इतनी टेंशन भी नहीं हुई. It was very good. All the panelists were very कहना चाहिए कि वो जो एक ड्रोना सा माहौल होता है वो बिल्कुल भी नहीं था. It was a very nice conversation and we talked about a lot of things that I was also interested in. And बल्कि end में the chairman was asking me कि आपने बाहर बहुत ट्रैवल किया लेकिन पाकिस्तान में इतना ट्रैवल नहीं किया. तो I told him कि मैंने जैसे ही खत्म होगा मैंने नथिया गली जरूर जाना है. तो बस वो देखिए अब पैंडेमिक इस तरह का आ गया अनफॉर्चुनेटली, बट सिचुएशन ऐसी है, ऐसी सिचुएशन चीजें एस्पिरेंट्स को कि जो वो जब ये मसला क्लियर कर जाते हैं इंटरव्यू में जाते हैं तो उन चीजों को ध्यान में रखें. सॉरी आपका
सवाल। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब इंटरव्यू में एस्पिरेंट्स जाते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं रिटन पार्ट, तो क्या कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो वहां पे वो यूटिलाइज कर सकते I think number one to be yourself. A lot of people try to put in a facade कि जी ये मैं इस तरह का हूँ लेकिन वो ऐसे होते नहीं है, तो उसमें obviously if you're trying to pretend to be someone else तो वो it will not go well. If you're pretending to be someone else, वो कहीं ना कहीं वो पता चल जाएगा पैनलिस्ट को कि ये इसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं है. तो just be yourself. कीप इट लाइट. आपको अगर कुछ नहीं आता तो डोंट प्रिटेंड दैट यू नो द आंसर. ये सबसे बड़ी एक गलती है जो लोग करते हैं. अगर आपको कुछ नहीं आता, आप बोलते मुझे नहीं आता. ऐसे बहुत से सवाल थे जो मुझे नहीं आते थे. मुझे याद है एक पैनलिस्ट ने मुझे जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा के बारे में पूछा था एंड देयर अलेज्ड लिंक अप. तो आई डिड नॉट रिमेम्बर दैट वेरी क्लियरली बिकॉज अ लॉट ऑफ अगेन क्योंकि मैं देखती बहुत रहती हूँ कार्टून्स वगैरह और ये सीरियल्स वगैरह, तो उसमें जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा का एक बहुत वो लव अफेयर दिखाया जाता था. तो आई कुड नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि वाज इट अ मिथ और वाज इट रियलिटी. तो आई टोल्ड हिम कि भाई मैंने यहाँ यहाँ जो है वो पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर. सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग just say it. हैं? अच्छा, पूछा जा रहा है बार बार कि इंटरव्यू की लैंग्वेज जो है वॉज इट बायलिंगुअल, उर्दू में थी या इंग्लिश में थी? No, it should be a very formal English language. Do not be bilingual. आपको एक ही फ्लो में एक ही लैंग्वेज में आप बात करें तो बेहतर है. अच्छा, उसके बाद अगर हम रिटर्न स्टूडेंट्स की, जो रिटर्न एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें अभी पेपर देने होते हैं, उनके लिए जो की कंपोनेंट्स, जो की जो एलिमेंट है उनकी पूरी प्रिपरेशन का, वो मेरे ख्याल से उनका वो जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं, टेक्निक जो होती है उनकी, वो जो टेस्ट सीरीज देते हैं या कोई कहीं भी अपने पेपर्स को चेक करवाते हैं, तो क्या आपने कोई ऐसा जो है टेस्ट सीरीज जो दी थी, कुछ ऐसी असेसमेंट रियल टाइम करवाई थी जो आपको हेल्पफुल रही? और क्या रिकमेंड करती हैं कि दूसरे लोगों को भी सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, लिख के चेक भी करवाना चाहिए? बिल्कुल, लिख के चेक करवाना तो आई थिंक सबसे जरूरी है. आप चाहे जितना पढ़ रहे हो वो पता नहीं चलेगा जब तक आप पेपर नहीं अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग फॉर्मेटिंग गलत करते हैं. उनको आता बहुत होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते. तो आपको वो लिखना और आपकी राइटिंग स्पीड असेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा, आप जब लिखना शुरू करते हैं तो वो मैनेज नहीं होते कि वो आप 5-6 पेजेस हर क्वेश्चन के लिख सकें. तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी नेसेसरी. तो मैंने वर्ल्ड टाइम्स के जो मॉक्स थे वो भी दिए थे, कुछ टेस्ट भी सुपर क्लास में अटेम्प्ट किए थे, तो उससे बहुत फायदा होता है. तो वो तो जरूर ही दें. अच्छा, ऑलराइट. अच्छा, उसके बाद जो बड़ा एक क्वेश्चन ये है, वो ये कहा जाता है कि यूजुअली, जो मैंने पहले भी आपसे पूछा, कि आप जो हैं अपनी डिटेल्ड नोट्स बनाएं. जब आप डिटेल्ड नोट्स की तरफ जाते हैं तो आप चीजों को बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस उसका करते हैं और उसके बाद उसको जो है लिखते हैं. तो क्या जब आप पेपर लिखने जाते हैं या पेपर के दिनों में वो जो आपने इतना ज्यादा बुलंदा लिखा होता है वो पढ़ा नहीं जाता, ठीक है जी, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी इसमें क्या थी? क्या आपने शॉर्ट और कंसाइज नोट्स बनाए थे या लॉन्ग नोट्स बनाए थे, या उनको फिर कन्वर्ट किया था वन पेजर्स? जो मेरे क्लास में पढ़ाया जाता था उसके एज इट इज नोट्स थे, और जो मैं खुद पढ़ती थी वो उसके सिर्फ पॉइंटर्स थे, हेडिंग्स थी. जिस तरह अगर मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा है इकोनॉमी पे तो उसके जो एक्सट्रैक्ट्स थे या जो अच्छी लाइनें मुझे पसंद आ रही होती थी कि ये एक एनालिसिस का पोर्शन है जो मुझे पसंद आ रहा है, वो एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया. और उनके जो स्टैट्स हैं मैंने वो कॉपी किए काफी डिफरेंट जगहों से. तो वो फिर एंड में स्टैट्स का, बल्कि मैंने 2 पेजर अलहदा भी बनाया था स्टैट्स का, पाकिस्तान के अलग और वर्ल्ड वाइड अलग. तो वो स्टैट सिर्फ आपके दिमाग में उस वक्त आ जाते हैं कि ये मैंने यहाँ पुट करना है, ये मैंने यहाँ पुट करना है. तो स्टैट्स का आप अलहदा बना लें और बाकी छोटे छोटे जो न्यूज के क्लिपिंग्स और नोट्स होते हैं वो आप अलहदा बनाए छोटे छोटे, तो वो बेहतर है. जी जी. जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि हम लोग ये जो सेव, इस वीडियो को सेव कर देंगे और ये इस पेज पे भी अवेलेबल होगी, हमारे जरूर फेसबुक जरूर. पेज पे और यूट्यूब पे भी होगी. अच्छा जी, इसके बाद जो एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेपर आपने पढ़ भी लिया, आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, अब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी ज्यादा मैटर करती है. तो वैसे तो आउट ऑफ द वे जो क्वेश्चन है वो मैं पूछता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती. तो क्या ये आपने राइटिंग इम्प्रूव की थी, उसमें जो है आपने एक्सप्रेशन बेहतर किया था, और एक्सप्रेशन का बेहतर होना कितनी अहमियत कहाँ मिलती राइटिंग तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जब मैं प्रिस्क्रिप्शंस भी लिखती थी तो लोग कहते थे कि डॉक्टर की राइटिंग लगती नहीं है. तो क्योंकि वो मेरी राइटिंग शुरू से एक बहुत क्लियर और उस तरह की, मैं जॉइनिंग हैंड राइटिंग में नहीं लिखती. तो शुरू से मेरी राइटिंग उस तरह क्लियर थी, तो राइटिंग में मुझे कोई इशू नहीं हुआ. एक्सप्रेशन में ये था कि वो जो एक जार्गन होता है
आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो जार्गन इकट्ठा करना ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो एक्सप्रेशन और जार्गन हर सब्जेक्ट में वेरिएबल होता है। अगर क्रिमिनोलॉजी आप का सवाल अटेम्प्ट करें तो उसका जार्गन अलग होगा, वो लगना चाहिए कि क्रिमिनोलॉजी के बैकग्राउंड का बंदा बात कर रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स करें तो आपका एक वो लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी, आपने वही जार्गन इस्तेमाल करना है जो वहां पे रेलिवेंट लगे। ऑलराइट, तो इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन में एज लाइक आप जब कोई आंसर लिख रही होती थी तो क्या इंटरचेंजेबली आप उसमें मार्कर्स यूज करती थी साइडों पे, जो है आपको चूंकि लोग समझते हैं कि सीएसएस का पेपर है, हमने बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसमें लिखना है, तो हम जो है क्या साइड पे जो है लाइनें क्या लगानी है या क्या मार्कर को यूज करना है, बस कंटेंट की बम्बार्डमेंट करें और पेपर को भर दें, क्या ये अप्रोच ठीक है या फिर उसमें थोड़ी सी बनावट आनी चाहिए? नहीं, मेरे नजदीक जब सबसे पहले मेरे पास पेज आया था तो मैंने पहले 5-10 मिनट सारी लाइनें लगाई थी, प्रॉपरली मार्जिन्स क्रिएट की थी, क्योंकि एक पेपर, ऑब्वियसली पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, यू आर फैसिलिटेटिंग द एग्जामिनर इन आंसर, इन चेकिंग योर आंसर, एंड ऑब्वियसली वो एग्जामिनर का मूड भी उससे बेहतर होगा कि नहीं, इसने नीट एंड क्लीन पेपर किया, उसका दिल करेगा कि वो आपको ज्यादा नंबर दे। हेडिंग्स मैंने सारी अंडरलाइन की हुई थी और हर पॉइंट को मैंने अलहदा हाईलाइट किया था। मैंने मार्कर का रंग बिरंगे मार्कर्स नहीं इस्तेमाल किए थे, मैंने बस दो इस तरह रखे थे, ब्लैक और ब्लू, एंड दैट्स इट, और ताकि वो ज्यादा रंग बिरंगा भी नहीं लगना चाहिए। और डायग्राम्स का बड़ा एक मिनिमल बट रेलिवेंट इस्तेमाल किया था। मैप्स मैंने बनाए थे काफी जहाँ पे जरूरी थे, अगर जरूरी नहीं है तो खाम खाम में पाकिस्तान के मैप बनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे नेसेसरी है मैंने इकोनॉमी पे जो चार्ट्स वगैरह थे एंड बार डायग्राम्स, वो सारे बार ग्राफ्स वगैरह सब मैंने बनाए थे। बार बार कहा जा रहा है कि अकेडमीज ओपन कर दें, अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग तो खुद भी चाहते हैं कि वो एक जो इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, बिल्कुल इनफैक्ट आप तो इसकी विटनेस होंगी, तो बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशन ऐसी है, तो अभी हम लोग दुआ ही कर सकते हैं सब लोगों की सेहत की हिफाजत की और इन सारी चीजों से दोबारा ना हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि 2 से 4 महीनों में सीएसएस हो सकता है और सीएसएस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल हो सकता है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया है और मैंने ऐसे लोगों को भी और जो पास फेल होते होते देखा। हैं उनको क्या करना चाहिए? वो दोबारा दे, कोई इशू नहीं है। when you fail you learn, you pick yourself up and you go at it again। अब ये भी नहीं है कि if you even if you don't pass CSS the first, second or third time, it does not mean the end of the world। if it's for you it will be for you। आपने अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखना है and have faith। आपके पहली अटेम्प्ट में अगर नहीं भी हुआ तो ये इसमें शायद आपकी बेहतरी थी, तो कोई बात नहीं। यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप। फेलियर से घबराना नहीं है, बल्कि आपने सोचना है कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया इससे, तो आपने नहीं इससे घबराना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेंट में कि टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं तो आपको तो फिर वो जो यूजुअली कैंडिडेट्स को मसला होता है कि वो कहते हैं कि नहीं यार आज का काम कल पे, कल का परसों पे, तो इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन करनी है, फिर आपको क्या कि करना पड़ेगा? इसमें आपको क्या प्रोक्रेस्टिनेशन की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आज आपने ठान लिए कि मैंने सीएसएस देना है तो आपने आज ही किताब भी खरीद लेनी और अगले दिन आपने एकेडमी अगर खुली है तो चले जाना है। दैट्स व्हाट आई डिड। जिस दिन मैंने सोचा था कि मैंने सीएसएस करना है, उसी दिन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मैंने सीएसएस करना है, और उसके अगले दिन मैं वर्ल्ड टाइम्स के बाहर थी। तो ऐसा आपने देर नहीं लगानी, आपने जो आज का करने का काम है वो आज ही खत्म करना है। बिकॉज इन लाइफ में कुछ भी जो भी चीज हो, आपने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, आज का काम आज ही खत्म करें तो बेहतर रहता है। तो मैं आपको पहले बता रही थी कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने 2 महीने में सीएसएस करके एलोकेशन भी ली हुई है। तो ये ना समझें कि 2 साल जरूरी है, लोगों ने एक एक 2-2 महीने में भी किया हुआ है। आई डोंट नो हाउ, बट ये तो उन्हीं से पूछने की बातें हैं। हाँ जी। क्योंकि यूजुअली एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना वो कहते हैं 1-2 महीने में तो सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होते, तो कैसे करके? मेरे ख्याल से इसमें जो एक बड़ा मिथ है वो ये है कि 1-2 महीनों में ऐसे लोगों को यूजुअली तैयारी उसकी काफी अरसे से कर रहे होते हैं, या फिर ये उनकी भी जो है। अपब्रिंगिंग होती है वो उस पूरे सिस्टम के साथ जो है मुमसलत रखती है, तो इस वजह से वो जल्दी कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल बिल्कुल से एक ऐसा, टाइम बिल्कुल ऐसा। है, लेकिन आपको मेहनत जो है उसको नहीं छोड़नी चाहिए। आई थिंक अच्छा, साल तो आइडियल है। जी 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 जी। अब सबसे जो हम लास्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैसेज है जो आप देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस पूरी जर्नी में ऑलरेडी हैं या कल को जो है वो इस जर्नी में आना चाहते मेरा मैसेज तो ये है कि अगर आप सीएसएस कर रहे हैं तो पहले ये सोच लें कि आप क्यों कर रहे हैं। आपने, आपका गोल जो है ना बड़ा डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपके
जो नीयत है और या आपकी जो भी आप जिस वजह से दे रहे हैं वो खराब है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल सक्सीड। आपका गोल जो है वो वाज़ेह होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट में आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, तो फिर आपने बन के दिखाना है बाद में। तो आपका गोल, एक टारगेट जो है वो सामने होगा, तो आप उसकी तरफ जो है वो उसी तरह से और उसी पैशन के साथ जो है आप वर्क कर सकेंगे। तो आपने हार नहीं माननी। आपने, अगर आपका एक दिन होता है कि डिप्रेशन आ जाती है कि नहीं अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं, जाएं चाय पिए, बाहर बैठे, एंजॉय करें, फिर दोबारा शुरू हो जाए। तो आपने बस हार नहीं माननी। बस अपनी कमिटमेंट स्ट्रांग रखनी चाहिए और गोल की तरफ आपको जो है गामजन रहना चाहिए। थैंक यू सो बिल्कुल। मच डॉक्टर फॉर योर थैंक यू टाइम एंड सो वैल्यू। मच। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर सिचुएशन सेटल डाउन होती है तो हम एक डिटेल्ड इंटरव्यू जो है फिजिकली भी वो इसको कर लें। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन।